स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे जीडीपी और वेलफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीडीपी और वेलफेयर को पढ़ने से पहले हम ये शॉर्ट में देख रहे थे कि जीडीपी क्या होती है। इसे पिछले पार्ट में हमने डिटेल में चर्चा करी है कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी का मतलब होता है एक देश के अंदर जो भी गुड्स सर्विस बनी है ना, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब हमें लगता क्या है कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वहां वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, अगर किसी देश की जीडीपी घट रही है तो वहां वेलफेयर भी घट रहा होगा। यानी अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों का कल्याण होगा, अगर जीडीपी घटेगी तो लोगों का कल्याण नहीं होगा। हम ये ऐसा सोचते हैं। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि अगर देश की जीडीपी बढ़ती है तो इससे होता क्या है। अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी यानी हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कहीं ना कहीं देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब देश में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना तो धीरे धीरे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को भी बढ़ाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ना वेलफेयर को बढ़ाता है और जीडीपी घटना वेलफेयर को घटाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर भी बढ़ेगा, जीडीपी घटेगी और वेलफेयर भी घटेगा। हमें ये लगता है। इसके बाद हमने दो टाइप की जीडीपी पढ़ी थी। एक पढ़ी थी रियल जीडीपी, एक पढ़ी थी नॉमिनल जीडीपी, यानी एक वास्तविक जीडीपी, एक मौद्रिक जीडीपी। दोस्तों हमने पढ़ा था कि रियल जीडीपी अगर बढ़ती है ना तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ने का केवल एक ही कारण होता है, क्वांटिटी बढ़ना। ये भी हम बात करके आ चुके हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश को फायदा होगा ही होगा। बट ऐसे कुछ केसेस बनते हैं जिसमें जीडीपी बढ़ती तो है बट वहां वेलफेयर नहीं बढ़ता है। तो उसी टॉपिक को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। बेसिकली लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ रही होगी बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा होगा। अगर वेलफेयर बढ़ रहा है ना बट जीडीपी नहीं बढ़ रही होगी। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी होती क्या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना ये लिमिटेशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी की सीमाएं क्या होती हैं। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि जीडीपी और कल्याण में कैसा संबंध होता है आपका सकारात्मक। सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशन, कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है तो आपका कल्याण भी बढ़ता है, अगर आपकी जीडीपी घटती है तो कल्याण भी घटता है। बट जब हम सीमाएं पढ़ेंगे ना जीडीपी की तो वहाँ हो क्या रहा होगा, वहाँ आपकी जीडीपी तो बढ़ रही होगी, आपका कल्याण नहीं बढ़ रहा होगा, या फिर आपका कल्याण बढ़ रहा होगा बट जीडीपी नहीं बढ़ रही होगी। जो ये इसमें सकारात्मक संबंध है ना ये वहाँ फॉलो नहीं हो रहा होगा। दोनों में से एक ना एक चीज़ बढ़ रही होगी और एक कुछ नहीं हो रहा होगा, या तो घट रहा होगा या तो कुछ चेंज भी नहीं आ रहा होगा। तो ये हो रहा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं देखना कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी में पहली लिमिटेशन क्या है। पहला आता है आपका आय का वितरण। यदि आय का वितरण असमान होता है तो जीडीपी में वृद्धि के कारण सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर एक देश में इनकम क्या है, अनइक्वल बटी हुई है और उस देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ रही है बट उस देश में आपका सामाजिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है और गरीबों के पास बहुत कम पैसा है। तो अमीर तो अपनी खर्चों को पूरा करने के लिए अपने इनकम से पैसा निकाल लेंगे, बट गरीब कहाँ से निकालेंगे, उनके पास तो कोई पैसा है ही नहीं। तो इसे जीडीपी बढ़ने से आपका सामाजिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। वर्तमान में भारत में इस स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जीडीपी में वृद्धि हो रही है, परंतु भुखमरी शीर्षक समाचार पत्रों में इससे पहले कभी नहीं छपे हैं। हो क्या रहा है इंडिया में आपकी प्रति व्यक्ति जीडीपी तो बढ़ रही है बट भुखमरी ऐसी समस्या है अब समाचार पत्रों के पहले पेज पर आने लगी है। इसका कारण क्या है? आय के वितरण की असमानता बढ़ती जा रही है। इंडिया में अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता जा रहा है और धीरे धीरे गरीबों के पास बहुत कम पैसा होता जा रहा है, जिस कारण जीडीपी तो बढ़ रही है बट सामाजिक कल्याण नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका जीडीपी की रचना। जीडीपी की रचना कल्याण अभिमुखी नहीं हो सकती है। अब दोस्तों आप किसी देश की जीडीपी को देखकर ये बता नहीं सकते हैं कि वहाँ की देश की जीडीपी का बढ़ने का क्या कारण है। आपको लग रहा होगा जीडीपी बढ़ रही है तो वहाँ वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपका सुरक्षा वस्तु है। अब आप पूछ रहे होंगे सुरक्षा वस्तुएं कौन सी होती है, लाइक टैंकर, मशीन गन्स, ग्रेनेड, जो आपके लड़ाई में यूज होने वाले जितने भी वेपन्स हैं ना वो सारी आपकी सुरक्षा वस्तुओं में आते हैं। आपको पता है जीडीपी क्या होती है? हमारे देश में केवल एक प्रकार की वस्तु तो बनती नहीं है, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। तो उन सबकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उनको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो देश की जीडीपी आ जाती है। मान लीजिए अगर एक देश ज़्यादा सुरक्षा उपकरण बना रहा है तो देश की जीडीपी तो बढ़ेगी, आपको पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। क्या उससे उस देश में रहने वाले लोगों का कल्याण होगा? उस देश में रहने वाले लोगों का उससे कल्याण नहीं होगा। आप पूछ रहे क्यों नहीं होगा? अगर एक देश की गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा अपना सुरक्षा वस्तुओं के बनाने पर खर्च कर देगी
तो आपको पता है कि हर व्यक्ति के पास या हर गवर्नमेंट के पास पैसा क्या है, लिमिटेड है। जब अपना सारा पैसा सुरक्षा वस्तुएं बनाने में लगा देगी तो देश में पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना जैसे रोड, ब्रिज, ये सब में पैसा कौन लगाएगा? जब सरकार सारा पैसा सुरक्षा वस्तुओं में लगा देगी तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि देश में जीडीपी तो बढ़ जाएगी बट कल्याण नहीं बढ़ेगा। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, सुरक्षा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण जन समूह के कल्याण में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी पॉइंट में थोड़ी और बातों को ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ कि बेशक एक सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सशक्त सुरक्षा देश में शांतिपूर्ण परिस्थिति प्रस्तुत करती है, परंतु अर्थव्यवस्था के कल्याण के स्तर में यह अप्रत्यक्ष योगदान भी देती है। अब इसने क्या कह दिया, इसने बेसिकली ये समझाया कि अगर एक देश सुरक्षा वस्तुएं नहीं बनाएगा तो इससे होगा क्या, कोई भी दूसरा देश आकर उस पर आक्रमण करके उसका एरिया कैप्चर कर सकता है, यानी उसके क्षेत्र को छीन सकता है उससे। लेकिन अगर वही देश कैपेबल है यानी सशक्त है किस चीज़ में, सुरक्षा करने में अपने देश की, तो वो शांतिपूर्ण परिस्थितियाँ वहाँ देश में बनी रहेंगी। शांतिपूर्ण परिस्थितियाँ मतलब वो देश किसी देश से ना तो लड़ेगा ना ही कोई दूसरा देश आके उस देश पे आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस देश से लड़ेंगे ना तो इसके पास काफ़ी अच्छे हथियार है जिससे हम ये युद्ध हार सकते हैं, तो वो कभी उस पर अटैक नहीं करेगा। तो वो देश हमेशा क्या रहेगा, एक शांतिपूर्ण परिस्थिति में रहेगा। आई होप आपको अब ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला आता है आपका गैर मौद्रिक विनिमय। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हम प्रीवियस वीडियोस में बात करके आ चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको अपनी वस्तु बेचनी पड़ेगी और सामने वाले ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो आपको वही वस्तु बेचे जो आपको चाहिए। तो इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग भी एक टर्म थी जो हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं, जहाँ कृषि श्रम को भुगतान नकद दिए जाने के बजाय वस्तु में दे दिए जाते हैं। अब होता क्या है, जो किसान लोग होते हैं वो श्रमिकों को अपने खेतों में काम करवाने लेके जाते हैं, तो वो कभी क्या करते हैं कि उनको पेमेंट कैश में ना करके ना वस्तुओं में कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि श्रमिक को उनको 5,000 रुपये देने हैं, तो वो उसको 5,000 कैश ना देके 5,000 रुपये के बराबर आटा, गेहूँ, चावल, दाल ये सब चीज़ें दे देती है। अब इससे होता क्या है, परंतु ऐसे लेन देन रिकॉर्ड में नहीं आते हैं क्योंकि ये विनिमय की मौद्रिक प्रणाली से बाहर है। अब इन सब चीज़ों को तो हम रिकॉर्ड करते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैसों का लेन देन तो हुआ नहीं है। अब जब पैसों का लेन देन नहीं हुआ है तो इसमें जीडीपी क्या रह जाएगी, हमारी अल्प आकलन रह जाएगी। आप पूछोगे अल्प आकलन कैसे रह जाएगी, क्योंकि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं छूट जाएगा, जिससे होगा क्या, हमारे देश की जो जीडीपी है, जिस तक जीडीपी का अल्प आकलन होता है, ये कल्याण का एक अनुचित सूचकांक होता है। मतलब कि हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं बट कल्याण जरूर बढ़ रहा है। और हम पढ़ के आ चुके हैं कल्याण और जीडीपी में कैसे रिलेशन होता है, सकारात्मक। बट हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन में इसमें सकारात्मक संबंध नहीं होगा, यानी जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, अगर वेलफेयर बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आई होप आपको अभी तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका भ्राताएं। आप पूछोगे ये भ्राताएं क्या होती है। ये बेसिकली भ्राताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के उस अच्छे और बुरे प्रभाव से है जो बिना कीमत दिए या दंड के की जाती है। तो आपकी भ्राताएं क्या होती है, बेसिकली एक प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया मतलब वो सारी चीज़ें जो पैसे कमाने के मकसद से की जाएं, उनको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करें, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव के बदले में ना तो हमें किसी को पैसा देना हो और ना ही हमें किसी प्रकार का दंड किसी और को देना हो, ये आपकी भ्राताएं कहलाती है। अब इसको हम आगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ये भ्राता बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। तो पहले हम बात करते हैं धनात्मक भ्राताएं की, क्या होती है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक सुंदर बगीचा बनाते हैं, तथा मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर एक्स के पड़ोसी। तो इससे होगा मिस्टर वाई का भी क्या हो जाएगा, इससे कल्याण हो जाएगा। बट मिस्टर वाई ने इसके लिए कुछ पैसे अदा नहीं करे हैं। इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि मिस्टर एक्स ने अपने घर में एक बगीचा बनाया और मिस्टर वाई उनके पड़ोसी थे। तो इससे जब वो बगीचा अपने घर में बनाएंगे तो मिस्टर वाई का भी फायदा होगा। आप सोच रहे हो कैसा फायदा होगा, थोड़े क्या पता कुछ समय बाद मिस्टर वाई जाके उनके बगीचे से थोड़े फूल तोड़ लाए, या फिर जब भी हवा चलेगी तो कुछ फूल उड़ के मिस्टर वाई के घर में आ जाए, या फिर सुबह सुबह के टाइम मिस्टर वाई आराम से अपनी बालकनी में खड़े होकर मिस्टर एक्स के घर में लगे बगीचों को आराम से देख के अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए मिस्टर वाई ने कुछ पैसे पे करे, नहीं करे। ये इकोनॉमी एक्टिविटी किसकी थी, आपकी मिस्टर एक्स की, क्योंकि पैसा किसने खर्च करा, मिस्टर एक्स ने। बट फायदा किसको हो रहा है, मिस्टर वाई को। क्या मिस्टर वाई ने इसके लिए कुछ पेमेंट करी मिस्टर एक्स को, नहीं करी। तो ये जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं होगा।
बट यहाँ कल्याण तो बढ़ा, क्या जीडीपी बढ़ी? नहीं बढ़ी। आपका ऋणात्मक भ्राता है। अब आप सोच रहे होंगे ऋणात्मक भ्राताएं क्या होती है? जैसे किसानों द्वारा पराली जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे किसान भाई हैं वो करते क्या है कि जब वो सर्दियों में अपनी फसल को उगाने के लिए जो उससे पहले उन्होंने फसल उगाई है उसका जो वेस्ट होता है उनकी ज़मीन पर, तो वो उसको जड़ से ना निकाले करते क्या है कि अपने खेतों में आग लगा देते हैं। जब आग लगाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा और धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। अब इससे प्रदूषण से होगा क्या? आसपास में रहने वाले लोगों का नुकसान होगा। मैं कह सकता हूँ एक देश में कल्याण क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। बट अगर मैं कहूँ देश की जीडीपी इससे बढ़ जाएगी। आप पूछोगे कैसे? जब वो जल्दी से अपनी ज़मीन साफ कर लेंगे तो जल्दी से वो फसल लगा पाएंगे नहीं। जब जल्दी नई फसल लगाएंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा उत्पादन होगा तो वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। जब जीडीपी में काउंट होगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी, बट आपके देश का कल्याण क्या होगा? बढ़ नहीं पाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भ्राताएं क्या होती है। बेसिकली भ्राता क्या होती है? आपकी वो आर्थिक क्रिया यानी पैसे कमाने वाली एक्टिविटी होती है जिसके अच्छे और बुरे प्रभाव के लिए ना तो आपको कुछ पैसा मिलता है ना ही आप उसके लिए कोई दंड देते हो। बेसिकली इसके अंदर हमने आपके 4 पॉइंट डिस्कस करे, जो कि पहला था आय का वितरण। इसमें लोगों की इनकम क्या थी? अनइक्वल थी, तो इसमें होकर आता जीडीपी बढ़ रही थी बट कल्याण नहीं बढ़ रहा था। अगले में पढ़ा जीडीपी की रचना। इसमें हमने पढ़ा कि अगर देश एक प्रकार के गुड्स ज़्यादा बनाएगा, जैसे सुरक्षा वस्तु ज़्यादा बनाएगा, तो इससे देश की जीडीपी तो बढ़ जाएगी बट कल्याण प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ेगा। अगला पढ़ा हमने गैर मौद्रिक विनिमय, कि अभी भी गाँवों में आपका बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, जिसके रिकॉर्ड को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, तो जीडीपी हमारी कम रह जाती है। जबकि हमें चौथे में पढ़ा भ्राता है, इसमें क्या था कि कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसका अच्छा और बुरे प्रभाव के लिए हमें कुछ पैसे नहीं देना पड़ते। इससे होता क्या, सामने वाले का कल्याण हो रहा होता है बट उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं कर रहे होते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली लिमिटेशन ऑफ जीडीपी होती क्या है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।